नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। सीधा आपको झांसी ले चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधन कर रहे हैं। हर घर जल का नल, इस योजना की शुरुआत की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पहले 3 जिलों की योजना लागू होगी, सीएम ये बता रहे हैं। सभी लोगों को एक बार फिर से बधाई देता हूं। भाई बहन जुड़े हुए हैं, माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, यहां के बुजुर्ग और यहां के नौजवान जुड़े हुए हैं। आज उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को शुभारंभ करने के लिए बुंदेलखंड में मैं और मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायक श्री राजीव सिंह परीक्षा जी, बुंदेलखंड में हमारे हमीरपुर के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल जी, जालौन से सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि विधायकगण इस कार्य योजना के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं जल जीवन मिशन के साथ हम सब जुड़ करके हर घर नल की इस योजना को चरितार्थ पर भी करेंगे और जल संरक्षण के इस महाअभियान के साथ जुड़ करके हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी जाकर हर घर नल का जल, इस योजना का शुभारंभ किया है। झांसी, महोबा, ललितपुर, इन तमाम जिलों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। सीएम ने बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र को इसकी बधाई भी दी है। बुंदेलखंड में तेजी से विकास हो रहा है, यह सीएम ने कहा। साथ ही साथ पेयजल से अछूता नहीं रहेगा बुंदेलखंड, ये विश्वास भी दिलाया बुंदेलखंड के लोगों को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन से जुड़े ऐप पर इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के कुछ और ऐप पर भी पाबंदी लग सकती है। कुछ और ऐप्स हैं जिन्हें सरकार बैन कर सकती है। देश के खिलाफ काम करने वाले ऐप्स पर कार्रवाई होगी। चीन के 59 ऐप पर बैन लगा चुकी है फिलहाल केंद्र सरकार। कल ही यह फैसला लिया गया। टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, ऐसे 59 ऐप हैं जिन्हें फिलहाल बैन किया गया है। और ये लिस्ट यहीं पर नहीं थमेगी। कुछ और ऐप्स भी सरकार के रडार पर हैं, उनको भी जल्द ही बैन किया जा सकता है। कुछ और ऐप्स हैं जिन पर स्कैनिंग चल रही है। अगर यह पाया जाता है कि वो तमाम ऐप्स हिंदुस्तान के लोगों का डेटा कहीं बेचती हैं, उसका गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उन ऐप्स पर भी बैन लगाया जा सकता है। पिछले काफी समय से चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद को लेकर अब भारतीय सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। अब सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है और टिकटॉक, यूकैम, स्कैनर समेत चीन की 59 ऐप्स हैं जिनको भारत में बैन कर दिया गया है। बैन किए गए 59 चीनी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं और 48 घंटों में इसका जवाब भी मांगा गया है। भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है। वहीं भारत चीन विवाद को बढ़ता देख सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने भारत में प्रचलित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी जैसी बड़ी ऐप्स भी शामिल हैं।
हालांकि इनमें से कई ऐप्स को डेटा सिक्योरिटी के लिहाज से पिछले काफी वक्त से बैन करने की मांग उठ रही थी। सरकार ने ये फैसला लिया कि चीन के ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर पूर्वाग्रह रखते हैं। ऐसे में सरकार ने IT एक्ट के 69A सेक्शन के तहत इन 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। सरकार को इन ऐप के गलत इस्तेमाल को लेकर कई शिकायतें और जानकारियां भी मिल रही थी। जहां सरकार के इस फैसले से भारत की ऐप्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा, वहीं चीन को भी बड़ा आर्थिक झटका लग चुका है। भारत सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया जा चुका है। IT एक्ट 2000 के तहत साफ निर्देश आ चुके हैं कि भारत में अब लगभग 59 से ज़्यादा चीनी ऐपों का बहिष्कार किया जाएगा। कारण सीधा है कि देश के जो सैनिक है उन्होंने एक तरीके से शहादत दी है। गलवान घाटी की घटना इतनी बड़ी हो चुकी है कि इस मुद्दे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है, और ये कमर कुछ इस तरीके से कसी गई है कि अब कहीं ना कहीं भारत ने कसम खाई है कि चाइना की कमर तोड़ के रहेंगे। यही कारण है कि 59 ऐप के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि आर्थिक स्तर पर, यानी कि कहीं ना कहीं सर्जिकल डिजिटल स्ट्राइक के जरिए चाइना की कमर तोड़ी जाए। बहरहाल एक मुआयना मैं आपको दिल्ली का कराऊंगी। दिल्ली में जो लोग मौजूद हैं, खासकर अगर मैं बात करूँ अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ, जिस एरिया में जनकपुरी में, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फैसले को लेकर वो क्या सोचते हैं। और मुझे लगता है सबसे पहले जो शुरुआत है हमें बच्चों से कर लेनी चाहिए। टिकटॉक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अब ऐसे में बैन लग गया है, सबसे पहला रिएक्शन क्या है? मैम, मेरा रिएक्शन ये हुआ कि सिर्फ नेशन की सेक के लिए नहीं, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है, और उनकी पढ़ाई होती है, उनकी जॉब होती है, तो वो इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। और ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमें पता नहीं लगता, बट हम बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया से चाइना में भेज रहे हैं, जो उनकी डायरेक्टली आर्मी में लग रहे हैं, डायरेक्टली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहे हैं, जिससे उनका देश बहुत डेवलप हो रहा है, हमारा देश उतना ही कम हो रहा है। तो मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब सॉफ्टवेयर को भी हमें, हार्डवेयर को नहीं, सॉफ्टवेयर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर पे हम डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। हार्डवेयर पे इतनी जल्दी इंडिया डिपेंडेंट से अपनी नहीं हटा सकता है, बट सॉफ्टवेयर पे हम इमीडिएटली हटा सकते हैं। जो चीनी ऐप है जिसको अभी आप जो है इंस्टॉल करने वाले, क्योंकि मैं भी आपसे बातचीत करने मेरे थी। पास 2 ऐप्स हैं, विवा वीडियो एंड कैम स्कैनर। कैम स्कैनर को मैं अभी अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एक ऑप्शन भी है हमारे पास। स्पेन की एक ऐप है बहुत अच्छी, जो हम स्कैनिंग में यूज़ कर सकते हैं, और इसका सेम यूज़ है उसका भी। तो चलिए देख लीजिए, यंगस्टर है, बच्चे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, और वहीं अगर देखा जाए तो सरकार ने निर्देश भी दे दिए है, और बच्चे जो है उस चीज़ को करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यंगस्टर का सपोर्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि देश को बढ़ाना भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो जितने नियम और जितने भी कायदे और जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो इस समय राष्ट्रहित के लिए है। मैं सबसे पहले पूछूं कि जो सवाल इनसे पूछा, टिकटॉक का इस्तेमाल आप करती थी? जी बिल्कुल, उससे पहले मैंने बहुत बार किया, लेकिन आई एम नॉट फेमस वन दैट, और बहुत टाइम वेस्ट भी करा मैंने। फिर उसके बाद मैंने हटा दिया, बिकॉज मेरे को फेम ही नहीं मिल रहा है, तो आई चूज़ माई अदर एजुकेशन लेवल फेम। और आजकल की जो जनरेशन है सबसे ज़्यादा डिपेंड है इस पर, अर्निंग इससे कर रहे हैं। यार एजुकेशन भी तो कुछ है, हम पढ़ते क्यों, हमारे पेरेंट्स पढ़ाते क्यों हैं? अगर हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को यूज़ करो, जॉब करो, इतनी अच्छे अच्छे लेवल पे कंपनीज़ हैं, उनको ही नहीं जाना। बट हाँ, उन्हें टिकटॉक से जस्ट एक वीडियो करी, फेमस हुए, एंड देन दे अर्न। सवाल मैं भी आपसे वही पूछूं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एक सवाल मेरा आपसे भी बनता है। 59 ऐप का जो है एक तरीके से बहिष्कार हो गया है, बंद कर दी गई है, और एक अपील की गई है और कहा भी गया है, मतलब आप, सवाल भी है मेरा उसी पे कि आपको क्या लगता है कि चीनी सामान और चीनी कंपनियों का भी क्या बहिष्कार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बीइंग ए सीनियर सिटीज़न, मैं इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बट मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत फॉन्ड ऑफ हैं टिकटॉक के, दिस एंड माई जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, गांव से आते हैं या कुछ है, मेड्स हैं, वो भी टिकटॉक, उनके लिए मे बी कि लगता है कि उनके लिए एंटरटेनमेंट सोर्स है बहुत, वो है ना, इससे वो फेमस हो जाते हैं, सबको हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं या कुछ है। बट वी विल ट्राई कि हम अपने बच्चों को समझाएं और ये चीज़ें का बहिष्कार करें अपने देश के लिए। जो आज हम स्थिति देख रहे हैं वो स्थिति आगे ना आने पाए। लोगों से लगातार बातचीत कर रही हूँ, नेशनल वॉइस पहुंच चुका है ग्राउंड जीरो पे, और ये भी जानने की कोशिश कर रहा है 59 ऐप का बहिष्कार जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, लोग उसे किस तरीके से देख रहे हैं? बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? सिंपल एक सवाल। बिल्कुल होना चाहिए। चाइनीज़ लोगों ने अपनी अपनी चीज़ों से इतना आकर्षित कर दिया हम लोगों को, तो हम उनके बिना मतलब ये सोचते हैं कि रह ही नहीं सकते, पर अब हम करके दिखाएंगे, चाइनीज़ वालों को भी बताएंगे कि हम उनके चीज़ों के बिना रह सकते हैं। आप कहना चाह रही है कि इंडिपेंडेंसी हमारी चाइना के सामानों पे ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए अब हम इसका बहिष्कार करें। मेरे फ़ोन में भी वीवा वीडियो है, मैं उसको अनइंस्टॉल करूँगी और अब कभी यूज़ नहीं करूँगी।
अब कभी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि राष्ट्रहित पहले है। ओके, हाँ जी। चलिए, कह रही हैं राष्ट्रहित पहले और मैं अब इस्तेमाल नहीं करूँगी। लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, आप भी बहुत मुस्कुरा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहले मैं मेंटेन कर लूँ इस समय, और मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि क्या लगता है सरकार के इस फैसले को आप कैसे लेती हैं? मैं बिल्कुल सही मानती हूँ सरकार के फैसले को, क्योंकि इसे चाइना वालों ने बहुत, इन्होंने भारत इंडिया वालों को, इंडिया मोदी जी ने बहुत उनके फ्रेंडशिप अपनाई है, लेकिन उन्होंने इसका बहुत वो गलत लिया है। और ये टिकटॉक के कारण अभी एक फेमस 16 इयर्स की एक लड़की ने, टिकटॉक के बहुत फेमस थी, उसने सुसाइड किया है। उसने बहुत गलत हुआ, किसी पेरेंट्स के लिए बच्चा जाना बहुत गलत बात है। और मतलब हमारे इंडिया के लोगों के पास भी इतना टैलेंट है उनमें, तो हम कर सकते हैं कुछ। लेकिन वही चाइना की चीज़ों के लिए, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहा है, उसने बोला कि मम्मा यदि आपने टिकटॉक में किया, कुछ भी किया, मैं आपसे लाइफ टाइम बात नहीं करूंगा। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा बच्चों से बात कर रहे थे, तो उनका भी कहना था कि अब तो ये जो है अनइंस्टॉल होगा। और आप देख सकते हैं कि इनके फ़ोन में जो है क्लब फैक्ट्री का एक ऐप है, जो कि मुझे लगता है कि अब आप अनइंस्टॉल इसे कर देंगे। बिल्कुल अभी इसको भी अनइंस्टॉल करूंगी। और लेकिन एक सवाल ये भी पूछूंगी कि चीनी सामान और चीनी चीज़ों का जो बहिष्कार है कंपनियों का, क्या वो भी होना चाहिए? क्योंकि अब सॉफ्टवेयर के तौर पे तुमने शुरुआत कर ली है। चीज़ बैन करनी चाहिए, टोटल बैन करनी चाहिए, ताकि मैंने कहा ना, पहले भी कहा था कि इंडिया में ऐसी टैलेंट है, लोग उस चीज़ को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना, हर चीज़ करना शुरू करना चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा इनको, बहुत बढ़िया। यहाँ की जो चीज़ें बनेगी उसकी क्वालिटी भी बढ़िया रहेगी। सरकार अगर कह देगी कि कंपनियों को बहिष्कार कीजिए, तो क्या लगता है फ़ोन जो है जल्द से जल्द आप बदल लेंगी? इसको भी नया ले लूँगी मैं जल्दी से। बड़े मुस्कुराते हुए और बहुत प्यार से जो है वो कहती हुई नजर आ रही है कि अगर सरकार कहेगी कि कंपनियों का भी बहिष्कार कर दे, तो मैं अपना फ़ोन भी जो है चेंज कर दूंगी। बच्चों से भी हमने आपको सुनाया, बच्चे भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम टिकटॉक का जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने अनइंस्टॉल कर दिया। और हमें लगता है कि हमें अपने प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ टिकटॉक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रतिभा है तो कई प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपनी इस प्रतिभा को दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि डिजिटल तौर पर, आर्थिक तौर पर चाइना की कमर तोड़ना सॉफ्टवेयर के जरिए वो बेहद ज़रूरी था। अब उम्मीद कर सकते हैं कि हार्डवेयर के तौर पे भी सरकार कोई फैसला ले सकती है, चीनी सामानों को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है, चीनी कंपनियों को भी लेकर जो है सरकार फैसला ले सकती है। क्योंकि चीन की अगर कमर तोड़नी है तो सबसे पहले भारतीय सैनिक जो है वो सीमा पे तोड़ रहे हैं, और दूसरी कमर जो है वो हमारे भारतीय नागरिक तोड़ेंगे, जो इस तरीके की ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे और इसी के साथ भारत सरकार की मुहिम में अपना साथ देते हुए नजर आएगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस। वहीं आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे देश के नाम पीएम का संबोधन। कोरोना और चीन से तनाव पर अपनी बात रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का आज एक बार फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार और सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच होने वाले इस संबोधन पर सबकी नजर है। देश में जब से कोरोना वायरस का संकट आया है, तब से अब तक प्रधानमंत्री ने कई बार कई अहम मौकों पर देश को संबोधित किया है। आज होने वाला उनका संबोधन 6ठा संबोधन होगा इस कोरोना काल में। इससे पहले जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद 20 लाख करोड़ के पैकेज तक पीएम ने राष्ट्र को 5 बार संबोधित किया है। तो आज शाम 4 बजे देश के नाम पीएम का इस कोरोना काल में 6ठा संबोधन। वहीं लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने नोटों की हेराफेरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी जाली नोटों की हेराफेरी करती थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय करेंसी की सप्लाई करते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 2 लाख से ज्यादा जाली करेंसी भी बरामद की है। कल बीती रात एक सफलता मिली। आपको बता दें कि कल दिनांक 3 अभियुक्तों को बेगम हजरत महल, राजधानी के लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे कल यूपी एटीएस के जो है 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को यहां से गिरफ्तार किया गया। हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए ये बेगम हजरत महल पार्क है, जो कि राजधानी लखनऊ का यह प्रसिद्ध पार्क है। यहीं से ही
कल 3 अभियुक्तों को यहाँ से जालसाजी के, जो कि अंतरराष्ट्रीय भारतीय करेंसी की जो नोट है उनकी नकली नोटों की जालसाजी के विरुद्ध में कल उनको गिरफ्तार करके यहाँ से यूपी एटीएस लेके गई और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर जो है एटीएस को भनक लगी थी और एटीएस ने तत्काल जो है तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था और वहीं उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि इसमें कितने बड़े बड़े लोग शामिल है, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, नेशनल वॉइस, लखनऊ। वहीं उन्नाव में टिड्डी दल ने जमकर तबाही मचाई है, जहां 48 घंटे में टिड्डियों ने कई बार कई बीघे फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। बीघापुर तहसील, बांगरमऊ तहसील और सदर तहसील के किसानों की अब तक सैकड़ों बीघा मक्का और कई तरीके की फसल टिड्डियों ने बर्बाद कर दी है। वहीं डीएम के निरीक्षण के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में कीटनाशक का छिड़काव करवाया है और लोगों से लगातार शोर मचाकर टिड्डियों को भगाने की अपील की है। ऐसा है कि ये दल जो कल रायबरेली साइड से आया, तो फतेहपुर साइड से आया था और इसमें सेंट्रल की भी टीम लगी हुई है, हमारी फायर ब्रिगेड की भी टीम है और प्लांट प्रोटेक्शन की भी गाड़ियां हैं। सम्मिलित रूप से इनको मारा जा रहा है। जो इनका जो दवाई का असर होता है वो धीरे धीरे होता है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक असर होता है, फिर ये मरती चली जाती है जब ये ट्रैवल करेंगी। तो इस पे प्रयास यही हो रहा है कि अधिक से अधिक हम इनका समाप्ति कर दें, जिससे कि आगे ये जहाँ भी जाए तो वहाँ पर शनै शनै ऑपरेशन होगा और फिर ये नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे किसी भी तरह के हमारे कृषकों की खेती को या अदरवाइज भी जो हरियाली है। वहीं मुंबई के होटल ताज को उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी फोन कॉल पर दी गई है। होटल ताज के अलावा मुंबई के होटल कोलाबा और ताज लैंड्स एंड को भी यह धमकी भरा कॉल किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कॉल बीती रात 12:30 बजे पाकिस्तान से किया गया है। धमकी के बाद सुरक्षा इन तमाम होटल्स की बढ़ा दी गई है। कॉल करने वाले शख्स ने बताया कि वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। कॉल पर उस शख्स ने कहा कि होटल पर उनके लोगों द्वारा हमला किया जाएगा और उसे उड़ा दिया जाएगा, जैसा कि नवंबर 2008 में हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। साइबर सेल फिलहाल मामले की जांच में जुट गया है। और अब बात करते हैं देश में बढ़ते कोरोना के मामलों की। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 5,66,000 के पार पहुंच गया है मरीजों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 418 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 16,893 लोग जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 2,084 नए कोरोना केस मिले हैं। दिल्ली में अब तक 85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक 3,34,000 से ज्यादा लोग पूरे देश में ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 2,15,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 18,522 नए केस सामने आए हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस में कोरोना के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को खत्म हो रही है। इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होंगी। नई गाइडलाइंस के तहत सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। रात का जो कर्फ्यू है उसका समय बदल दिया गया है। अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। कई तरह की छूट दी गई हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। वहीं लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शाहनवाज आलम की देर रात गिरफ्तारी की है। शाहनवाज आलम की अचानक गिरफ्तारी से भड़के कांग्रेसियों ने थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। जब पुलिस के समझाने पर भी कांग्रेसी नहीं हटे
तो पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें मौके से खदेड़ा। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक भी थाने पहुंचे और शाहनवाज की गिरफ्तारी का विरोध किया। शाहनवाज पर सीएए के विरोध में हुई हिंसा और आगजनी में शामिल होने का आरोप है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शहनवाज आलम, उनको कुछ देर पहले उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो थाने में जुटने लगे। हजरतगंज थाने में उनको रिहाई की मांग को लेकर कई कांग्रेसी जुट गए थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो अजय कुमार लल्लू हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे और उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। इसको लेकर उनका सवाल था कि किस मुकदमे के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रही थी। लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि जो सीए एनआरसी का जो विरोध 19 दिसंबर को हुआ, जिसमें हिंसा हुई थी, उसमें इनका नाम प्रकाश में आया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। आज गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने यहाँ प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठी भी चलाई और फिलहाल यहाँ से कांग्रेसियों को हटा दिया गया है और कांग्रेस कार्यालय पे सभी कांग्रेसी इकट्ठा हैं और इस बात की चर्चा हो रही है कैसे जो शहनवाज आलम है उनको किस तरह से उनकी रिहाई की आगे का जो प्रक्रिया होगी कैसे शुरू की जाएगी। फिलहाल इस समय थाने पर सन्नाटा है, लेकिन इसी थाने में कुछ देर पहले अभी पुलिस ने बर्बरता के साथ कांग्रेसियों पर लाठी चलाई थी। इसको लेकर भी कांग्रेसियों में विरोध है। माना जा रहा है एक बार फिर कल कांग्रेसी सड़क पर उतर सकते हैं और इस विरोध को आगे बढ़ा सकते हैं। लखनऊ से तौफीक दवे की रिपोर्ट। तो कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए। शाहनवाज को जैसे ही गिरफ्तार किया गया वैसे ही तुरंत इस पर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंच गए, प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद इन सभी को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पुलिस इन तमाम कांग्रेसी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर रही है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू थाने पहुंचे और उन्होंने भी अपना विरोध जताया। सवाल पूछा कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों की गई है शाहनवाज की। जबरदस्त हंगामा यहां पर कांग्रेसियों ने किया है। वहीं बांदा के कूलर नाका स्थित बाजार में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बाजार में खरीदारी करने आई युवती से कुछ मंचलों ने छेड़छाड़ कर दी। जब युवती के भाई ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो मंचलों ने उसके भाई के साथ भरे बाजार में मारपीट की, जिसके बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंचलों को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि मंचलों के खिलाफ उक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली नगर के गुलाब नाका मोहल्ले की घटना है। आज शाम को एक महिला अपने भाई के साथ वहाँ कुछ खरीदारी करने आई थी। एक सुशांत के नाम का व्यक्ति जो है उसके साथ कुछ कमेंट किया। कमेंट को उसके भाई ने उससे आपत्ति किया। बाद में सुशांत ने अपने पिता और कुछ लोगों को वहाँ बुला लिया और उनके साथ उसके भाई के साथ मारपीट करने लगी। और पुलिस को भी जैसे सूचना मिली तत्काल मौके पर पुलिस पहुँची और उसमें दोनों को पकड़ा गया है और इसमें ये विरुद्ध जो है छेड़खानी का और मारपीट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांदा के मटन थाने में तैनात होमगार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि होमगार्ड ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने कमरे में आराम करने गया था और जब थोड़ी देर बाद उसका साथी उसके कमरे में गया तो होमगार्ड मृत अवस्था में मिला, जिसके बाद दूसरे होमगार्ड ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। ये जनपद बांदा के थाना मटौन के होमगार्ड मोतीलाल की आज सुबह तबीयत खराब हो गई, जिसके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अलीगढ़ के वर्ला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मैक्स ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मैक्स चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।
चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।